इलेक्शन ऑफिसर जिसको अब एज असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर डेजिग्नेट कर दिया गया है, तो इसकी पोस्ट चूँकि अनाउंस हुई हुई हैं और अनकरीब इसका फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो इस हवाले से जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें सब्जेक्ट है वो इलेक्शन एक्ट 2017 है। ये मेरे पास उसका बुकलेट मौजूद है और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जारी करता है। तो मेरी बतौर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर एक से ज़्यादा मरतबा इलेक्शन कंडक्ट करवाने के हवाले से ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनको इलेक्शन एक्ट के ऊपर एक लेक्चर सीरीज़ जो है दी जाए ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो इलेक्शन एक्ट से पहले अगर हम ईसीपी की बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो ये ज़ाहिर है कि हर 5 साल बाद जब एक टेन्योर एंड होता है, टर्म एंड होती है गवर्नमेंट की, तो ईसीपी बाउंड है कि वो विद इन 60 डेज इलेक्शन कंडक्ट करवा दे, यानी जनरल इलेक्शन कंडक्ट करवाए। तो ये एक चूँकि बहुत ह्यूज और चैलेंजिंग असाइनमेंट है, इसलिए ईसीपी को हमारे मुल्क की तमाम जो ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है और जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे के सारे असिस्ट करते हैं ताकि ये जो चैलेंजिंग टास्क है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, ये मुकम्मल हो सके। अब दूसरी बात ये है कि इलेक्शन तो 5 ईयर्स के बाद होते हैं, तो फिर ईसीपी जो है बाकी 5 साल क्या करता है? तो उसका जवाब ये है कि ईसीपी उन 5 सालों में तैयारी करता है इलेक्शन के प्रोसेस की, जिसके अंदर सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ठीक है, उनकी रिवीजन होती है, कॉन्स्टिट्यूंसी रिवाइज या अमेंड होती हैं, और इसके बाद फिर जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, ईआर, ये रिवाइज होते हैं, यानी वोटर लिस्टें। तो ये एक बहुत लंबा चौड़ा काम होता है। किसी भी एक छोटे से छोटा काम भी करे तो उसको पूरे पाकिस्तान के ऊपर उसको अप्लाई करना पड़ता है, तो आप देखें कि फिर उसका कितना बड़ा वॉल्यूम हो जाता है। तो लिहाजा ईसीपी 24/7 अ वीक और 12 मंथ्स अ ईयर काम करती है, अगर ऐसा कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। तो चूंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, इसलिए एक्ट की तरफ आते हैं। तो ये एक्ट 2 अक्टूबर 2017 को प्रेसिडेंट साहब की असेंट से पास हुआ और इन्फोर्स कर दिया गया। किसी भी एक्ट का जो फर्स्ट चैप्टर होता है, अच्छा, इसका एक अजमाली जायज़ा लें तो इसके जो 240 जो हैं वो सेक्शंस हैं और 25 चैप्टर्स में ये डिवाइडेड है, तो इसका मतलब कि ये काफ़ी लेंथी एक्ट है। तो मेरी कोशिश होगी कि वो वाले सेक्शंस मिस ना करूं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनमें से डेफिनेटली एग्जामिनर क्वेश्चंस करेगा। तो चूंकि वो प्रैक्टिकली और टेक्निकली उन चीज़ों को देखा हुआ है, इसलिए मैं वो सेक्शंस आपको लाजमी करवाऊंगा। बाकी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम इसका जो पोर्शन है वो आपको कवर करवा दूँ। अच्छा, तो जो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट सेक्शन होता है वो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट होता है। तो इसका जो शॉर्ट टाइटल है वो जाहिर है इलेक्शन एक्ट 2017, और एक्ट में उसने उसको दी इलेक्शन एक्ट 2017 कहा है, तो आपने दी साथ ऐड करना है। और एक्सटेंट इसका होल पाकिस्तान पे है, जो जितने भी पाकिस्तान के सूबे हैं, जो भी एजेंसीज हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, वो सारे के सारे इसके अंडर आते हैं। ये एक्ट उन पे लागू होता है और ये कम इनटू फोर्स एट वंस, एसेंट के साथ ही ये पास हो गया और अप्लीकेबल हो गया। जो इसका सेकंड सेक्शन है डेफिनेशंस का, तो इसमें कोई काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशंस हैं। तो ये डेफिनेशंस बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि एक तो इन डेफिनेशन में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे और फिर वो चूँकि ये वाली टर्म्स जो हैं वो बार बार डिस्कस होंगी, तो इसलिए इन डेफिनेशंस का करना हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो आलिम की है। तो आलिम के लिए 3 शर्तें हैं। सबसे पहले उसके पास HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या इदारे से 16 ईयर्स डिग्री होनी चाहिए। ठीक है जी, 16 साल तालीम उसकी हो। फिर वो जो है वो 20 साल एक्सपीरियंस उसके पास हो, किसके अंदर? फ़िलासफ़ी ऑफ इस्लाम और इस्लामिक लॉ के हवाले से। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई और डिसिप्लिन में 16 ईयर्स एजुकेशन वाला या उसका तजर्बा इस्लाम,
इस्लामिक लॉ या इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी से रेलेवेंट नहीं है, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, इस एक्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा, एप्लीकेबल को लोकल गवर्नमेंट्स लॉ, ज़ाहिर है कि जो भी असेंबली, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली हो या नेशनल असेंबली हो, जो भी लॉ बनाती है लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, तो उनको एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉज बोला जाएगा। आर्टिकल का मतलब यहाँ पे होगा आर्टिकल ऑफ इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इससे मुराद 1973 का आर्टिकल होगा। जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसका कोई भी आर्टिकल जब जिक्र किया जाएगा तो उसको जस्ट आर्टिकल मेंशन किया जाएगा, तो इसलिए आपने इसका मतलब वही लेना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। असेंबली, इसमें दोनों तरह की असेंबली आ जाती है, नेशनल असेंबली भी और प्रोविंशियल असेंबली भी। एसेट, एसेट, एसेट क्या होता है? वैसे इसका मतलब असासा होता है, लेकिन इस एक्ट में कैंडिडेट के एसेट की बात हो रही है। जो कैंडिडेट अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा रहा है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उसके पास, उसके नाम पे, तो वो उसका एसेट कहलाएगी। उसके बाद नंबर 6 पे बाई इलेक्शंस। बाई इलेक्शंस का मतलब ये है कि कैजुअल वैकेंसी, अगर कोई खुदा न खासा मेंबर असेंबली की वफात हो जाती है या वो डी सीट हो जाता है या उसके ऊपर कन्विक्शन हो जाती है, तो उसको इलेक्शन कमीशन डीनोटिफाई कर देता है, तो उसकी जगह फिर नए कैंडिडेट को लाया जाता है, इलेक्शन कंडक्ट करवा के उसकी जगह नया मेंबर अपॉइंट किया जाता है, तो उस प्रोसेस को बाई इलेक्शन बोलते हैं। कैंडिडेट का मतलब क्या होगा? यहाँ पे दो चीजें हैं, उसने प्रपोज्ड और सेकेंडेड की बात की है, ये आप लोगों के लिए नई बात है। प्रपोज्ड, जब भी कोई कैंडिडेट इलेक्शन के लिए अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाता है, तो दो लोग उसके साथ आते हैं, उसी के हलका से, जिस हलका के लिए वो इलेक्शन लड़ने जा रहा है, वो दो लोग आते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं प्रपोजर, ठीक है, और प्रपोजर ने जो चीज़ प्रपोज की कि हाँ जी ये हमारी कैनिक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ने जा रहा है, तो दूसरा बंदा उसको सेकंड कर देगा, उसको कहते हैं सेकेंडर, ठीक है जी। प्रपोजर और सेकेंडर, तो दोनों की मौजूदगी में उसके नॉमिनेशन पेपर आरओ के पास जाते हैं, तो इसीलिए उसने कहा है कि प्रपोज्ड एंड सेकेंडेड एज अ कैंडिडेट फॉर आर सीकिंग इलेक्शन एज अ मेंबर, ठीक है जी। यानी प्रपोजर और सेकेंडरी का होना जरूरी है, तो तब वो कैंडिडेट की डेफिनेशन में आएगा। कोड का मतलब जिस तरह से बाकी एक्ट्स में होता है, तो इस पर भी वही है कि 1890 एक्ट, 1898 का जो एक्ट है क्रिमिनल प्रोसीजर्स का, तो उसकी कुछ बात होगी तो वो कोड आपने उस जमीन में समझ लेना है। कमीशन का मतलब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, कोई और कमीशन, फेडरल एजुकेशन कमीशन या कोई फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह नहीं है, इलेक्शन कमीशन की बात होगी। कमिश्नर का मतलब होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जाहिर है, और अगर उसकी जगह कोई एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ गया है फॉर द टाइम बीइंग, तो वो भी कमिश्नर की डेफिनेशन में आएगा। कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब होता है कि इस एक्ट के तहत जो डीलिमिटेशन की गई है, यानी हल्का बंदियां की गई हैं, उनमें कुछ चेंज किया गया है, उसको फाइनल किया गया है, तो उसको हम उस एरिए को, उस इलाके को कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं, या दूसरे लफ्जों में जिस हल्के के लिए इंतखाब लड़ा जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होगा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो आइन 1973 वाला है वो। कंटेस्टिंग कैंडिडेट का मतलब क्या होता है कि वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट, कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन कमीशन उसको तीन तरह के कैंडिडेट आमतौर पर कहता है। एक होता है नॉमिनेटेड, ठीक है, एक होता है वैलिडली नॉमिनेटेड, ठीक है, और तीसरा होता है कंटेस्टिंग। अब ये क्या होते हैं? जब भी कोई कैंडिडेट इलेक्शन के लिए आता है और अपने कागजात नामजदगी जमा करवाता है, उसको हम बोल देते हैं नॉमिनेटेड कैंडिडेट, ठीक है जी। आरओ उसकी लिस्ट बना के ईसी पे को भिजवा देता है कि मेरे पास ये नॉमिनेशन रिसीव हुई है। उसके बाद उन पेपर्स की, जितने भी फॉर एग्जांपल 20 कैंडिडेट आ गए, नॉमिनेटेड हो गए, उसके बाद उनकी हुई स्क्रूटनी। स्क्रूटनी के अंदर उनको पता चला कि दो कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, यानी वो डिफ़ॉल्टर हैं, चाहे वो स्टेट बैंक के डिफ़ॉल्टर हैं, एफबीआर के डिफ़ॉल्टर हैं, या पुलिस को मतलूब हैं, तो उनको नॉमिनेटेड कैंडिडेट की लिस्ट से खारिज कर दिया जाता है, ठीक है जी। और उसके बाद सिर्फ उनकी लिस्ट आती है जो कि जिनके डॉक्यूमेंट्स, जिनके सारे के सारे जो रिकॉर्ड है वो ठीक होता है, तो उसको कह देते हैं वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट, ठीक है। और वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट की लिस्ट मुरतब होने के एक दो दिन बाद उनको एक ऑप्शन दिया जाता है कि अगर वो इलेक्शन से दस्तबरदार होना चाहें, विड्रॉ करना चाहें, तो वो कर सकते हैं।
अब हमारे पास 20 थे, 2 निकल गए, तो पीछे बच के 18। 18 में से एक कह देता है कि मैंने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना, तो पीछे हमारे पास रह जाएंगे 17। तो ये 17 जो लोग होंगे ये हमारे पास कंटेस्टिंग कैंडिडेट होंगे, कंटेस्टिंग कैंडिडेट। तो इसलिए इस डेफिनेशन को आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है, और ये पेपर में क्वेश्चन मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि आएगा। ठीक है, कि कंटेस्टिंग कैंडिडेट क्या होता है, यानी किस कैंडिडेट, या वो इस तरह से क्वेश्चन कर लेता है कि किस कैंडिडेट को ये इख्तियार होता है कि वो इलेक्शन से विड्रॉ कर जाए। तो यहाँ पे जाहिर बात है कि जो वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट होता है उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो इलेक्शन से विड्रॉ कर जाए। क्या कंटेस्टिंग कैंडिडेट के पास ये इख्तियार होता है कि वो इलेक्शन से विड्रॉ कर जाए? नहीं। कंटेस्टिंग कैंडिडेट की लिस्ट एक दफ़ा मुरतब होगी तो आपका, इसका मतलब ये है कि आपको सैम्बल अलाट हो चुका है और अब आप इलेक्शन से विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो ये 3 तरह की जो नॉमेनक्लेचर है इसको आपने ज़हन में रखना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया इलेक्शन एजेंट। वो जो पॉलिटिशियन है जो लड़ रहा है, कैंडिडेट है, उसका एक एजेंट होता है जो उसके मामला को देखता है, वो दफातर के चक्कर भी लगाता है, उसके ब्याह पे डॉक्यूमेंट्स को जांच पड़ताल ये वो उसको मुकर्रर कर देता है, तो वो फिर उसके फेस को देख सकता है। इलेक्शन एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दिन और इलेक्शन के बाद जो भी एक्सपेंस हुए वो एक अकाउंट के थ्रू पे किए जाते हैं। जब भी कोई कैंडिडेट आरओ को अपने पेपर जमा करवा देता है तो उसमें एक अकाउंट देता है। ठीक है, वो जो बैंक अकाउंट होता है उसके ज़रिए वो अपने सारे एक्सपेंडिचर उस अकाउंट के थ्रू करने का पाबंद होता है कि वो अपने एक्सपेंसेस उसमें से करेगा। और जाहिर है कि जब उसने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा दिए हैं तो उसके बाद 40 दिन, 40 से 45 दिन चूँकि होते हैं, क्योंकि ये सारा जो आर ओ का इलेक्शन का प्रोसेस है ये 30, 35, 40 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है, आर ओ का ऑफिस स्टेब्लिश हो जाता है। तो वो जितने भी एक्सपेंस होंगे उसी लिए उसमें कहा है कि बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। ठीक है, तो वो सारे के सारे इलेक्शन एक्सपेंसेस कहलाएंगे, और इसका रिकॉर्ड वो इलेक्शन के एंड पे हर कैंडिडेट जो है वो आर ओ को जमा करवाएगा। ठीक है जी, ये जो सारा रिकॉर्ड है इलेक्शन एक्सपेंसेस का वो आर ओ को जमा करवाएगा। उसका भी एक आर्टिकल सेक्शन आएगा, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, इलेक्टोरल एरिया क्या होते हैं? इलेक्टोरल एरिया शहरों और विलेजेस में उनका नोमेनक्लेचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हर जो एरिया है उसको एक सेंसस ब्लॉक कहते हैं गांव के अंदर, और इसको ब्लॉक कोड भी कह देते हैं। ठीक है, ये सेंसस ब्लॉक है, लाइक ये 15, 20, 30, 70, ये मैंने एक नंबर लिखा है, तो इस तरह से एक ब्लॉक कोड होता है, तो उसी को सेंसस ब्लॉक कहते हैं। ठीक है जी। तो हर एरिया का एक कोड असाइन कर दिया जाता है। ये सेंसस जब होता है तो मरदमशुमारी में, तो वो जितने भी रेजिडेंट्स एक खास एरिया में होते हैं तो उनको वो कह देते हैं कि जी एक ब्लॉक के अंदर मौजूद हैं, उसी को सेंसस ब्लॉक कहते हैं। अर्बन एरिया का मतलब ये हुआ कि जिनकी आबादी जब एक ख़ास हद से तजावज़ कर जाती है तो उनको पहले म्यूनसिपल कैटेगरी में, म्यूनसिपल कमेटी की कैटेगरी में शामिल कर लिया जाता है। अगर उससे भी बढ़ जाए तो फिर उसको सिटी वाले कैटेगरी में दर्ज कर लिया जाता है, और सिटी में ज़ाहिर है कि मोहल्ला और स्ट्रीट होते हैं, तो उस हवाले से उनके सेंसस ब्लॉक कोड को भी नाम दे दिया जाता है। ठीक है जी। और उसके बाद है कि जहाँ पे वार्ड और सेंसस ब्लॉक, मोहल्ला और स्ट्रीट इज़ टू बिग, तो फिर क्या होता है कि प्रोवाइडेड दैट सेंसस ब्लॉक शैल नॉट बी डिवाइडेड एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, यानी अगर बड़ा भी हो जाए फिर भी ईसीपी के पास ये इख्तियार है कि वो उसको नया जो ब्लॉक कोड असाइन करता है या नहीं करता, ये उसी को चला लेता है। ठीक है, ये ईसीपी इसके मामले में जो है कोई भी फैसला कर सकता है। इलेक्शन ऑब्जर्वर क्या होता है? इलेक्शन ऑब्जर्वर याद रखना है कि इसको कमीशन अपॉइंट करता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई कैंडिडेट अपॉइंट नहीं करता, कोई आरओ ऑफिस नहीं करता, ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन इसको अपॉइंट करता है। किसके लिए? कि वो अपनी तसल्ली के लिए कि हमारा जितना भी ये काम हो रहा है, नॉमिनेशन पेपर रिसीव हो रहे हैं, कहीं पे कोई दो नंबरी तो नहीं हो रही, कहीं पे कोई अनफेयर मीन्स वगैरह यूज़ नहीं हो रहा है, फिर इलेक्शन कंडक्ट कैसे हो रहा है, ये सारे ऑब्जर्वर जो है ना उसको वॉच करते हैं। इलेक्शन ऑफिशियल, अब ये बात याद रखिए, इलेक्शन ऑफिशियल का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए जितने भी सरकारी मुलाजमीन अपॉइंट किए हैं वो सारे के सारे इलेक्शन ऑफिशियल्स कहलाएंगे। ठीक है, वो डी आर ओ, आर ओ, ए आर ओ, इसके अलावा कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं जो कि आर एम एस का काम करते हैं रिजल्ट मैनेजमेंट वगैरह में। और इसी तरह से फिर पोलिंग स्टेशन के ऊपर पोलिंग ऑफिस, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसके नीचे का सारा अमला, ये सब इलेक्शन ऑफिशियल्स कहलाते हैं। इलेक्शन प्रोग्राम, इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन प्रोग्राम देता है इलेक्शन कंडक्ट से पहले, जिसमें वो सारी तफसील होती है ना। मैं, मेरे पास अगर कोई है पढ़ा, मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके अंदर नॉमिनेशन पेपर रिसीव करने की डेट क्या है,
सैम्पल अलॉट करने की डेट क्या है वगैरह, तो सारा वो प्रोग्राम देता है इलेक्शन कंडक्ट होने से पहले, चाहे वो बाई इलेक्शन हो चाहे वो जनरल इलेक्शन हो। इलेक्टोरल रोल इसका मतलब है कि वो फहरिस्तें, फहरिस्तें यानी कि जिसके अंदर वो तमाम वोटर्स शामिल होंगे किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो वोट दे सकते हैं, जो उस पर्टिकुलर इलेक्शन में वोट कर सकते हैं, तो उनका नाम जिस लिस्ट के अंदर होगा उसको इलेक्टोरल रोल बोलना है। ठीक है, और इलेक्टोरल रोल का आगे पूरा चैप्टर है जिसमें हम इसकी डिटेल में पढ़ेंगे कैसे तैयार किया जाता है, कैसे रिवाइज किया जाता है। ठीक है, ये हमारी 20 डेफिनेशंस हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो बाकी डेफिनेशंस हैं उसके लिए एक दूसरी वीडियो में करूँ, क्योंकि बिकॉज वीडियो इज़ गेटिंग टू लेंथी, तो दूसरी वीडियोस में आपको ये मिलेंगे।